बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 23 सितंबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों के लिए के पाठक का नया फरमान, अब परीक्षा के दिन भी होगी पढ़ाई। गोपालगंज में एथेनॉल प्लांट का शहनवाज हुसैन ने किया दौरा, कहा एथेनॉल उत्पादन में अब देश के अग्रणी राज्य में शामिल हो चुका है बिहार। बिहार में 25 से 35 साल आयु वर्ग वाले डेंगू से हो रहे हैं सबसे अधिक पीड़ित, पटना का पाटलिपुत्र अंचल टॉप पर। प्रधानमंत्री की कुर्सी भी महिलाओं को दे दो, बिहार के कृषि मंत्री बोले ये सब बेवकूफ बनाने वाली है बात। सनातन धर्म में भरोसा नहीं तो इस्लाम कबूल कर ले, लालू प्रसाद को बीजेपी नेता ने दे डाली नसीहत। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का मिलन समारोह, अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जेडीयू प्रवक्ता हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में हुए शामिल। मोहन भागवत मुझसे ज्यादा बोल चुके हैं, उनसे सवाल क्यों नहीं, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के निशाने पर आरएसएस प्रमुख। पूजा के नाम पर जमकर हुई अश्लीलता, अब इंटरनेट पर वीडियो वायरल, पुलिस कर रही है जांच, यह है पूरा मामला। भागलपुर में 3 तलाक कानून को ठेंगा दिखा करके पति ने की दूसरी शादी, दर दर की ठोकर खा रही है पत्नी। बीटीएससी ने भर्ती प्रक्रिया ही बदल दी, 10,000 एएनएम की भर्ती में अब होगी लिखित परीक्षा, नए अभ्यर्थियों को भी मौका। भारत से नेपाल में प्रवेश कर रही है विदेशी महिला को एसएसबी ने पकड़ा, 2 पासपोर्ट 2 आधार कार्ड बरामद। नीतीश तेजस्वी चुनावी तैयारियों में व्यस्त और बिहार में डेंगू का कहर, अब पटना में सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए। हम लोग इवेंट के पीएम नहीं, तेजस्वी यादव ने किस बात पर फुल फॉर्म बताते हुए कसा तंज। बिहार एसटीईटी रिजल्ट को लेकर के सामने आई बड़ी जानकारी, इस दिन आ सकती है रिजल्ट, पढ़े पूरी डिटेल्स। स्कूली शिक्षा से वंचित है 25 करोड़ बच्चे, कम आय वाले देशों में 5 में केवल 1 बच्चा ही जा रहा है स्कूल। बिहार के सरकारी स्कूलों के लिए के पाठक का नया फरमान, अब परीक्षा के दिन भी होगी पढ़ाई। पटना स्टेशन पर एक कुली को मिली है 2-2 सरकारी पुलिस वाले बॉडीगार्ड, दहशतगर्दियों से मिल चुकी है धमकी। पटना समेत इन 11 जिलों में भारी बारिश के आसार, काफी दिन बाद ऑरेंज और येलो अलर्ट के साथ रेड अलर्ट जारी। विदेशी कंपनियां आ रही है बिहार, अमेरिका की एआई कंसल्टिंग कंपनी पटना में खोलेगी दफ्तर, खुलेंगे रोजगार के द्वार। महिला आरक्षण बिल, तेजस्वी यादव ने ईंट से ईंट बजाने की क्यों दी चेतावनी, बिहार में मचा सियासी घमासान। दोस्तों बात करते हैं विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लगातार रोजगार के मुद्दे पर न सिर्फ केंद्र सरकार को घेरते हैं बल्कि बताते भी हैं कि बिहार में कितनी नौकरियां दी जा रही है। महागठबंधन की सरकार लगातार नियुक्ति पत्र भी बांट रही है। हालांकि कई नियुक्ति पत्रों पर बीजेपी सवाल भी उठा चुकी है कि वे भर्तियां एनडीए सरकार के समय की थी, जिसकी अब वाहवाही लूटी जा रही है। इन सब के बीच एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने रोजगार के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर तंज कसा है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नौकरियों के मुद्दे पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि बिहार में शिक्षक बहाली के मुद्दे चरण में 70,000 शिक्षकों की नियुक्तियां होगी। प्रथम चरण में 1,70,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है। हम लोग इवेंट के पीएम नहीं बल्कि जो कहते हैं उसे धरातल पर उतारते हैं। बिहार में बहार है, नौकरियों की अपार है।
दोस्तों बात करते हैं कि सीमांचल, मिथिलांचल समेत बिहार में मानसून 3 दिनों तक प्रभावी रहेगा। इसके कारण अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पटना समेत 11 जिलों में भारी से अति भारी बारिश को लेकर के ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है, जब वहीं किशनगंज में अत्यंत भारी बारिश को लेकर के रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार के अधिकांश जिलों के 1 या फिर 2 स्थानों पर वज्रपात और मेघ गर्जन की संभावना है। जैसे सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, खगड़िया और मुंगेर जिलों में ऑरेंज अलर्ट और मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली और पटना जी को येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बीते 24 घंटे के दौरान उत्तरी भागों के अलग अलग स्थानों पर और दक्षिण भागों के 1-2 स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई है। अररिया के रानीगंज में सबसे ज्यादा 77.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। कल पटना समेत 28 शहरों के तापमान में अधिकांश गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक आशीष कुमार ने बताया है कि बादलों की आवाजाही बने होने से तापमान में गिरावट आ रही है। दोस्तों बात करते हैं कि अपने फैसलों को लेकर के सुर्खियों में बने रहने वाले शिक्षा विभाग के एससीएस के पाठक ने बिहार के सभी स्कूलों के लिए नया फरमान जारी कर दिया है। अब बिहार के सभी स्कूलों में मंथली एग्जाम के दौरान स्कूलों में पढ़ाई होगी। जब पहली पाली में पढ़ाई होगी, जबकि दूसरी पाली में मासिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी कि इधर एग्जाम भी होगी, उधर पढ़ाई भी होगी। इसको लेकर के शिक्षा विभाग ने सभी जिले के शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दे दिया है। यह शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने पत्र जारी करके कहा है कि ऐसा पाया गया है कि स्कूलों में मंथली एग्जाम के दिन पढ़ाई नहीं होती है। जब पिछले महीने से कक्षा 1 से 12 तक के मासिक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। ऐसी खबर मिली है कि स्कूलों में मात्र 2 घंटे परीक्षा होती है और फिर बाकी समय पढ़ाई नहीं हो रही है और फिर शिक्षक खाली बैठे रहते हैं। इस कारण शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निर्धारित घंटे तक पढ़ाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में मासिक परीक्षा के दौरान पहले सत्र में पढ़ाई होगी, जबकि भोजन अवकाश के बाद दूसरी पाली में परीक्षा आयोजित की जाए। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव का दायित्व संभालने के बाद से ही के पाठक लगातार एक्शन में हैं। उनके कामकाज को लेकर के उनके ही विभाग के मंत्री चंद्रशेखर भी सवाल उठा चुके हैं। इसके साथ ही के पाठक के काम करने के तौर तरीकों को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। इन सब के बावजूद भी के पाठक बिहार की ध्वस्त हो चुकी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हैं। जी हाँ, शिक्षा की बदहाली को दूर करने के लिए वे लगातार चौंकाने वाले फैसले ले रहे हैं। अब उन्हीं में से एक फैसला और भी ये भी लिया गया है कि जिस दिन एग्जाम होगी उस दिन कक्षाएं भी चलेगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कटिहार से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला अपने पति को छोड़कर के भतीजे के साथ फरार हो गई। मामले में पति आफाक आलम ने भतीजे पर प्राणपुर थाने में पत्नी को भगा ले जाने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, महिला अपने साथ नगद 50,000 रुपये और सोने चांदी के जेवरात भी ले गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई। जब पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार महिला के पति दर्ज कराई शिकायत में बताया है कि 18 सितंबर 2023 को घर से मेरी पत्नी बिना बताए हुए भतीजे मोहम्मद वसीम के साथ फरार हो गई। पति ने भतीजे पर बहला फुसला करके भगा ले जाने का आरोप लगाया है। जब पीड़ित ने बताया है कि उनकी जमीन, बाइक और ग्रुप लोन का बकाया सब कुछ उसी के नाम है। जहाँ उसने अपनी पत्नी की सभी जगह खोजबीन की पर वह कहीं भी नहीं मिली। मामले में प्राणपुर थाने के एसएचओ अमजद अली ने बताया है कि पीड़ित व्यक्ति के इस संबंध में शिकायत दर्ज कर दी गई है। जहाँ फिलहाल पुलिस मामले की जांच में कर रही है। दोस्तों बात करते हैं कि मधुबनी जिला के हरलाखे थाना क्षेत्र के भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी 48वीं वाहनीय पिपरोन कैंप के जवानों ने अवैध रूप से नेपाल जा रही एक विदेशी महिला को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान उज्बेकिस्तान निवासी बेगमत कीजी की 28 वर्षीय पुत्री मुखब्बत मुरोडोवा के रूप में हुई है। जी हाँ, मुखब्बत मुरोडोवा इनकी नाम है। जानकारी के अनुसार महिला व्यवसाय करने के दृष्टिकोण से 4 वर्ष पहले दिल्ली आई थी। इसके बाद किसी युवक के साथ करीब 2.5 साल दिल्ली के महिपालपुर में रही। जब करीब 1.5 साल में महिला की युवक के साथ अनबन हो गई, फिर वह अहमदाबाद चले गई। अहमदाबाद में भी महिला की एक करण नाम की युवक से दोस्ती हुई। इसके बाद महिला अपने दोस्त के साथ नेपाल घूमने के लिए निकली, लेकिन दोस्त ने महिला से कहा कि तुम आगे निकलो, मैं पीछे से आता हूं। इसी विश्वास में महिला भारत नेपाल सीमा के पिपरोना जटही बॉर्डर पर पहुंच गई, जहां हेड कांस्टेबल अमर सिंह मीना के नेतृत्व में नाका ड्यूटी पर तैनात जवानों को संदेह हुआ, क्योंकि महिला भारतीय मूल की प्रतीत नहीं हो रही थी। पूछताछ के दौरान महिला ने मोबाइल में अपना पासपोर्ट दिखाया, जो उज्बेकिस्तान से निर्गत था। लेकिन मोबाइल देखने के दौरान एसएसबी जवानों को महिला का दूसरा पासपोर्ट भी नजर आया। एक ही नाम से पंजीकृत 2 पासपोर्ट मिलने से एसएसबी जवानों को संदेह हुआ। फिर चेक पोस्ट पर उपस्थित एसएसबी के वीआरटी टीम ने महिला से पूछताछ की, तो फिर उसके पास एक भारतीय आधार कार्ड बरामद हुआ, जिसमें महिला का फोटो लगा हुआ है और फिर नाम सुल्ताना शेख है, जो महिपालपुर दिल्ली के पते पर निर्गत है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बात की चिंता है कि देश में जल्द लोकसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। नीतीश कुमार 23 और 24 सितंबर को अपनी पार्टी के नेताओं के साथ चुनावी समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी अगले 3 दिनों तक पर्यटन विभाग के कार्यक्रम में बिजी हैं और फिर उनके साथ अक्टूबर और फिर नवंबर के महीने में बिहार के 38 जिलों का दौरा करेंगे। जब उनकी पार्टी आरजेडी भी हर स्तर पर चुनावी तैयारी में जुटी हुई है, लेकिन सरकार में रहने के बावजूद और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव बिहार में फैले डेंगू को लेकर के क्या कर रहे हैं, इस पर सवाल है। जब बिहार इस वक्त डेंगू की चपेट में है और फिर हर दिन राज्य में डेंगू से लोगों की जान जा रही है, जब पटना और भागलपुर जैसे शहरों में डेंगू महामारी बन चुकी है, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री दोनों में से किसी ने डेंगू को लेकर के कोई भी समीक्षा बैठक नहीं की है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर डेंगू से निपटने के लिए भले ही निर्देश जारी किए गए हैं, डेंगू से त्राहिमाम कर रहे बिहार की राजधानी पटना में अब यह समस्या और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि आज से पटना के सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर रामचरितमानस को लेकर के दिए गए अपने विवादित बयानों से अब बैक फुट पर आ गए हैं। यह हाल ही में हिंदी दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड है, जब तक ये रहेगा तब तक इसका विरोध करते रहेंगे। वहीं पर सीतामढ़ी पहुंचे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर अपनी बात से पलट गए। जब चंद्रशेखर ने कहा कि मैं कब भगवान के खिलाफ हो गया, मैं कब ईश्वर के खिलाफ हो गया। जब व्यक्तित्व में देखिए कि कहीं मैं भगवान और ईश्वर के खिलाफ हूं, जब मुझे बता दीजिए, मैं आपको चुनौती देता हूं। पत्रकार की ओर से साइनाइड को लेकर के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि आप मेरी बात समझिए, मैं अगर कहीं भगवान और ईश्वर के खिलाफ बोला हूं तो फिर विजुअल दिखा दीजिए। आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर लगातार रामचरितमानस को लेकर के विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। पोटेशियम साइनाइड वाले बयान पर जेडीयू के साथ साथ आरजेडी के नेताओं ने भी चंद्रशेखर को नसीहत दे दी थी। यह साफ कहा था कि किसी भी धर्म को लेकर के विशेष टिप्पणी करने से बचना चाहिए। दोस्तों अभी हम आपको एक अनोखी पेंटिंग प्रदर्शनी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें 100 से अधिक पेंटिंग्स को डिस्प्ले किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी पेंटिंग्स को तैयार किया 11 साल की बच्ची ने। जी हाँ, जब बिहार के पूर्णिया जिला मुख्यालय स्थित किलकारी बिहार बाल भवन में पहली बार एक ऐसी पेंटिंग प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें बच्चे के द्वारा बनाई गई पेंटिंग प्रदर्शनी हुई है। 11 साल की बच्ची पंखुड़ी काश्यप के द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स की ये प्रदर्शनी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही है। जहाँ किलकारी बिहार बाल भवन में 19 सितंबर को ये प्रदर्शनी आयोजित की गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि पंखुड़ी के पिता गिरिंद्र नाथ झा किसान है, जब वे पूर्णिया के चनका में रह करके खेती करते हैं। पूर्णिया स्थित एक निजी विद्यालय में 5वीं में पढ़ाई कर रही पंखुड़ी की पेंटिंग में आप प्रकृति के रंग देख सकते हैं, जहां वे कलर मिक्सिंग का भी प्रयोग करती है। अलग अलग रंगों को मिला करके नए रंग का कलेवर तैयार करना उसे पसंद है। पंखुड़ी को स्केच पेंटिंग से लगाव 3 साल की उम्र से ही वे कलर पेंसिल से खेल रही है। अब तक पंखुड़ी 200 से अधिक पेंटिंग बना चुकी है। दोस्तों बात करते हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में राहुल गांधी कुली के ड्रेस पहने हुए नजर आ रहे हैं। अब बीजेपी को बैठे बैठाए राहुल गांधी पर हमला बोलने का एक और मौका मिल गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर कुली वाली ड्रेस पहने हुए राहुल गांधी की फोटो को शेयर करते हुए लिखा है कि रेलवे स्टेशन से उठकर के एक शख्स प्रधानमंत्री बन गया, ये भी चक्का वाला खाली बैग उठा करके वही कोशिश कर रहा है, एक दिन ये आदमी बड़ा होकर के राहुल गांधी बनेगा। दरअसल राहुल गांधी दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे। जी यहाँ उन्होंने न सिर्फ लोगों का सामान उठाने वाले कुलियों से मुलाकात की, साथ ही उनके साथ बातचीत करके उनकी समस्याओं को सुना। यह सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग राहुल गांधी को कुली की शर्ट और कुली के हाथों में बांधा जाने वाला बिल्ला पहना रहे हैं, जब वीडियो में राहुल गांधी सिर पर सामान उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें देख करके ये कह रहे हैं कि खुद वो पीएम मोदी पर कैमरा जीवी होने का आरोप लगाते हैं, लेकिन अब वो खुद कैमरे के आगे पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं। आपको बता दूं कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी का ऐसा अनोखा अंदाज देखने को मिला हो। इससे पहले भी वो दिल्ली में बाइक मैकेनिक के यहाँ जाकर के मोटरसाइकिल ठीक कर चुके हैं। बेंगलुरु में उन्होंने फूड डिलीवरी करने वाले के साथ नाश्ता किया था, जब किसान के साथ धान भी राहुल गांधी ने रोपी थी। दोस्तों बात करते हैं कि जमुई में गणेश चतुर्थी के नाम पर जमकर के अश्लीलता परोसी गई है। जी हां, पूजा के नाम पर बार बालाओं ने जमकर के ठुमके लगाए हैं। इतना ही नहीं, एक युवक का तमंचे के साथ नाचने का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। जब मामला जमुई जिला मुख्यालय के सिमरिया विक्रमपुर गांव का बताया जा रहा है।
वायरल वीडियो में एक युवक अवैध हथियार हाथ में लिए हुए लुंगी और शर्ट पहन करके जम करके भोजपुरी गाने पर डांस करता हुआ दिख रहा है। यह वायरल वीडियो मंगलवार का बताया जा रहा है, जो अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में चारों ओर कुछ युवक और अन्य ग्रामीण भी खड़े हुए दिख रहे हैं। वायरल वीडियो सदर थाना क्षेत्र के सिमरिया विक्रमपुर गांव का बताया जाता है। अवैध हथियार के साथ दिख रहे व्यक्ति की पहचान रामधनी महतो के रूप में हुई है, जो कि आपराधिक किस्म का व्यक्ति बताया जाता है। दोस्तों, बात करते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI में नौकरी पाने की ख्वाहिश हर किसी की होती है। बैंक की नौकरी को सबसे अच्छी नौकरी में से एक माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि ये नौकरी महिलाओं के लिए सबसे अच्छी होती है। अगर आप भी बैंक में इन पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी करने की इच्छुक है, तो फिर बिना देर किए आज ही आवेदन करें। इसके बाद आपको दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है। इसके लिए उम्मीदवार SBI की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर के आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इन भर्ती अभियान के तहत SBI में 6160 खाली पदों को भरा जाएगा। इन पदों के लिए लिखित ऑनलाइन परीक्षा अक्टूबर-नवंबर 2023 में आयोजित की जाएगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, वो इस वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर के विभाग लगातार प्रयासरत है। समय समय पर नए नए कदम उठा रहे हैं। जब विद्यार्थियों के हित में फैसले लिए जा रहे हैं, वहीं इधर स्कूल से शिक्षक अनुपस्थित मिल रहे हैं। जब पश्चिमी चंपारण की बेतिया में निरीक्षण के दौरान एक बार फिर से 26 शिक्षक अपने अपने स्कूल से गायब मिले हैं। बिना सूचना दिए स्कूलों से गायब रहने वाले शिक्षकों पर गाज गिरी है और एक दिन का इन सभी शिक्षकों का वेतन भी काट लिया गया है। साथ ही DO ने स्पष्टीकरण भी मांगा है। ये कार्रवाई प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। जानकारी के मुताबिक बीते 12 सितंबर को स्कूलों में औचक निरीक्षण किया गया था। जब मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण ने 26 शिक्षकों का एक दिन का वेतन काटने का निर्देश देने के साथ ही दोनों दिनों में स्पष्टीकरण भी मांगा था। दोस्तों, बड़ी खबर बिहार के नवादा जिला से सामने आ रही है, जहां स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद दर्जनों बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। जहां एक साथ कई बच्चों के बीमार होने के बाद स्कूल में अफरा तफरी मच गई। जहां आरण फारण में सभी बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह घटना अकबरपुर प्रखंड क्षेत्र के कुड़ीला मध्य विद्यालय का है। बताया जाता है कि हर दिन की तरह गुरुवार को भी स्कूल में बच्चों को मिड डे मील परोसा गया था। मिड डे मील खाने के बाद अचानक बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। देखते ही देखते 15 से अधिक बच्चे बीमार हो गए। जहां सभी को उल्टी, पेट दर्द और चक्कर की शिकायत होने लगी। एक साथ बड़ी संख्या में बच्चों की बीमार होने के बाद स्कूल प्रबंधक में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्कूल में बच्चों के अभिभावक पहुंच गए और फिर स्कूल में अफरा तफरी मच गई। आनंद फानन में सभी बच्चों को इलाज के लिए अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां बच्चों की हालात स्थिति बनी हुई है। दोस्तों, बात करते हैं कि पटना में 25 से 35 आयु वर्ग के युवा सबसे अधिक डेंगू पीड़ित हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण ऐसे युवाओं के बीमार के बाद भी गतिमान रहना माना जाता है। अब तक 1000 मरीजों में इस आयु वर्ग के 387 युवा डेंगू के शिकार हो चुके हैं। जिले में अब तक 1000 से अधिक डेंगू के मरीज मिल चुके हैं, जिसमें सबसे अधिक शहरी क्षेत्र के हैं। पीड़ितों में पुरुषों की संख्या महिलाओं से दुगुनी है। जब प्रशासनिक आंकड़ों के माने तो पटना जिले में 25 से 35 आयु वर्ग के 387 पीड़ित हैं। इनमें 11 से 25 आयु वर्ग के 168, 35 से 45 आयु वर्ग के पीड़ित होने वाले लोगों की संख्या 158 है। जहाँ 45 से 55 आयु वर्ग से पीड़ित लोगों की संख्या 118 है। इसके बाद 10 साल से नीचे और 55 से 72 साल आयु वर्ग के बुजुर्ग मरीज पीड़ित मिले हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि वैसी महिलाएं जो कामकाजी है इस बीमारी से अधिक पीड़ित हुई है, जबकि गृहिणियां काफ़ी कम बीमार हुई है। जी हाँ, विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि यदि आप बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं तो फिर नियमित और फिर उचित उपचार के साथ घर में आराम करें, तो फिर बीमारी जल्द ही ठीक हो जाएगी। या वहीं अब तक के सर्वाधिक आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में सबसे अधिक डेंगू के 6500 से अधिक मरीज मिल चुके हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि सनातन धर्म पर छिड़ी बहस के बीच बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और फिर MLC जनक राम ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को नसीहत दे दी है। लालू को नसीहत देते हुए जनक राम ने कहा है कि सनातन धर्म में जब उन्हें भरोसा नहीं है तो फिर उन्हें इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। जनक राम ने यह बातें गुरुवार को गोपालगंज में कही है। उन्होंने कहा कि आरजेडी के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर एक तरफ रामचरितमानस पर पोटेशियम साइनाइड का बयान दे रहे हैं और फिर सनातन धर्म पर टिप्पणी कर रहे हैं, तो फिर वही दूसरी तरफ उनके नेता लालू प्रसाद देश भर में घूम करके देवी देवताओं के मंदिरों में माथा टेक रहे हैं। जनक राम ने कहा है कि जब सनातन धर्म पर भरोसा ही नहीं है तो फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मार्ग पर चल करके धर्म परिवर्तन करके इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए।
दोस्तों 12वीं पास कर चुके लड़के लड़कियों के लिए सरकारी नौकरियों का पिटारा खुल गया है। करीब 11,000 पदों पर बम्पर वैकेंसी निकली है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने 11,098 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। यह भर्ती के लिए लिखित परीक्षा बेहतर नंबरों से पास करनी होगी। सरकारी नौकरी के लिए चयन मेरिट के आधार पर होगी। गौरतलब है कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सेकेंड एंटर लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 के लिए अधिसूचना जारी की है। इस लिखित परीक्षा के लिए 27 सितंबर 2023 से 11 नवंबर 2023 तक आवेदन भरे जाएंगे। इच्छुक आवेदन 27 सितंबर 2023 से रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। जहां इसके लिए www.bssc.bis.nic.in पर पंजीकरण किया जा सकेगा। वही ज्यादा जानकारी भी वेबसाइट पर ही मिलेगी। जब वही सैलरी हजारों रुपए में होगी। जहां लिखित परीक्षा के लिए आवेदनकर्ताओं का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास होना जरूरी है। कुछ पदों पर भर्ती के लिए अंग्रेजी और फिर हिंदी में टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए। या वहीं कुछ पदों के लिए कंप्यूटर और वर्ड प्रोसेसिंग इस्तेमाल करना आना चाहिए। अब भर्ती के लिए आयु सीमा के बारे में अगर बात किया जाए तो भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स की आयु 18 से 37 साल के बीच होनी चाहिए। आयु 1 अगस्त 2000 यानी कि उम्र 1 अगस्त 2023 से गिनी जाएगी। जब वहीं आरक्षित श्रेणी को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। जनरल कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों की आयु 18 वर्ष से 37 साल के बीच होनी चाहिए। इसी कैटेगरी की महिलाओं के लिए 18 से 40 साल आयु की सीमा तय की गई है। जहां ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आयु की सीमा 18 साल से 40 साल के बीच तय हुई है। वहीं पर एससी एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों की उम्र 18 साल से 42 साल के बीच होना अनिवार्य है। भर्ती के लिए आवेदन फीस के बारे में अगर बात किया जाए तो आवेदन करने के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए कैंडिडेट्स को कुल 540 रुपये फीस देनी होगी। आवेदन करने के लिए दूसरे राज्यों के कैंडिडेट्स को भी कुल फीस 540 रुपये देनी होगी। लेकिन महिलाओं ऐसा एससी एसटी और फिर दिव्यांग कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए फीस 135 रुपये मान्य होगा। वहीं पर बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा पास करने के बाद कैंडिडेट्स को सरकारी विभागों में नौकरी मिल सकती है। यह परीक्षा कई चरणों में कराई जाएगी। पहले प्रीलिमिनरी रिटेन एग्जाम होगा, उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी। लास्ट में स्किल टेस्ट किया जाएगा। जहां सभी चरणों की परीक्षा पास करने वाले कैंडिडेट्स का चयन फाइनल इंटरव्यू के लिए होगा। अब बात करते हैं कि किस पद के लिए कितनी सीटें खाली है। तो बात करते हैं कि निम्न वर्गीय लिपिक 3927 पद, फाइलर या निरीक्षक के पद 69, सहायक अनुदेशक 7 पद, राजस्व कर्मचारी 3559 पद, पंचायत सचिव 3532 पद, टाइपिस्ट सचिव 3532 पद और टाइपिस्ट कम क्लर्क 4 पद खाली है। यानी कि इन पदों पर भरा जाएगा। ऐसे में अगर आप भी नौकरी करने के इच्छुक हैं और नौकरी करना चाहते हैं, जॉब की तलाश में है, तो इन पदों पर आवेदन करके आप अच्छा खासा नौकरी पा सकते हैं और फिर अपना रोजगार पा सकते हैं और अपना दिन गुजार सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि चीनी की कीमतों में तेजी के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यह कीमतों पर नकेल कसने और फिर जमाखोरी पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने ट्रेडर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, बड़े चेन रिटेलर्स और फिर प्रोसेसर के लिए हर हफ्ते चीनी के स्टॉक घोषित करना जरूरी कर दिया है। इस कारोबारियों को हर सोमवार को अपने चीनी स्टॉक की सूचना डिपार्टमेंट ऑफ फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को पोर्टल www.esUgar.nic.in पर जाकर के बताना होगा। जब खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय ने बताया है कि सरकार देश में चीनी की कीमतों पर नियंत्रण रखने में कामयाब रही है। जहां पर होर्डिंग और फिर चीनी की कीमतों को लेकर के अफवाहों को रोकने के लिए स्टॉक का खुलासा करना जरूरी किया गया है। सरकार का कहना है कि हर हफ्ते स्टॉक का खुलासा करने से चीनी की कीमतों को काबू में रखने में मदद मिलेगी। जमाखोरी और फिर अफवाहों को रोकने के चलते उपभोक्ताओं को अफोर्डेबल चीनी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। यह स्टॉक पर निगरानी रखने पर बाजार में किसी भी संभावित छेड़छाड़ करने पर सरकार को कार्रवाई करने में आसानी होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के गोपालगंज में वेस्ट वेल बायो रिफाइनरीज के नवनिर्मित ग्रेन वेस्ट एथेनॉल प्लांट का बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार में ऐसे 15 नए एथेनॉल प्लांट बनकर के तैयार हो चुके हैं। एथेनॉल के उत्पादन में अब देश के अग्रणी राज्य में बिहार शामिल हो चुके हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने गुरुवार को गोपालगंज के बैकुंठपुर में वेस्ट वेल बायो रिफाइनरीज प्राइवेट लिमिटेड के नवनिर्मित ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट का दौरा किया और फिर अनाज से हो रहे एथेनॉल उत्पादन की पूरी जानकारी देखी, पूरी प्रक्रिया देखी। वेस्ट वेल बायो रिफाइनरीज प्राइवेट लिमिटेड की 167 किलोलीटर प्रतिदिन एथेनॉल उत्पादन क्षमता के प्लांट ने 3 दिन पहले ही यानी कि 18 सितंबर 2023 से एथेनॉल का
कमर्शियल उत्पादन शुरू कर दिया है। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि बिहार के उद्योग मंत्री रहते हुए वेस्टवेल बायो रिफाइनरीज प्राइवेट लिमिटेड पहली कंपनी थी जिन्होंने बिहार एथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति लाए जाने के बाद ग्रेन बेस्ड एथेनॉल उत्पादन प्लांट लगाने के लिए आवेदन किया था। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि वेस्टवेल बायो रिफाइनरीज के एथेनॉल प्लांट में एथेनॉल का उत्पादन होता हुआ देखना काफ़ी अच्छा लगा है। उन्होंने कहा है कि पूरे बिहार में 15 ऐसे एथेनॉल प्लांट बनकर के लगभग तैयार हैं और कईयों ने कमर्शियल उत्पाद शुरू कर दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर के शिक्षा विभाग लगातार प्रयासरत है। समय समय पर नए नए कदम उठाए जा रहे हैं, विद्यार्थियों के हित में फैसले लिए जा रहे हैं। वहीं इधर स्कूल से शिक्षक अनुपस्थित मिल रहे हैं। जब पश्चिमी चंपारण की बेतिया में निरीक्षण के दौरान एक बार फिर से 26 शिक्षक अपने अपने स्कूल से गायब मिले। बिना सूचना दिए स्कूलों से गायब रहने वाले शिक्षकों पर गाज गिरी है और एक दिन का इन सभी शिक्षकों का वेतन काट लिया गया है। साथ ही डीईओ ने स्पष्टीकरण भी मांगा है। ये कार्रवाई प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। जानकारी के मुताबिक बीते 12 सितंबर को स्कूलों में औचक निरीक्षण किया गया था। जहां मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण ने 26 शिक्षकों का एक दिन का वेतन काटने का निर्देश देने के साथ ही 2 दिनों में स्पष्टीकरण भी मांगा है। दोस्तों बात करते हैं कि यातायात नियमों को ताक पर रख कर के अपनी जान की परवाह किए बिना गाड़ी चलाने में शहरवासी बहुत आगे हैं। जब पिछले 8 माह में यातायात नियम का उल्लंघन करते हुए 8455 लोगों ने जुर्माना भरा है। जब ऐसे में यातायात विभाग को 98,27,000 की राजस्व प्राप्ति हुई है। जब इसमें बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे 2461 लोगों ने और बिना सीट बेल्ट लगाए हुए गाड़ी चला रहे 459 लोगों का चालान कटा है। इसके अलावा गाड़ी ओवरलोडिंग, अनियंत्रित हाई स्पीड गाड़ी परिचालन, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सहित अन्य कागजों के बिना गाड़ी चला रहे 5535 लोगों का चालान कटा है। यातायात विभाग द्वारा लगातार सघन जांच अभियान चलाने के कारण ही अब ज्यादातर लोग हेलमेट पहनने लगे हैं, लेकिन फिर भी अभी कई ऐसे लोग हैं जो बिना हेलमेट की गाड़ी चलाते हैं। यातायात विभाग के अधिकारी की माने तो अभी भी शहर के 40% लोग बिना हेलमेट की गाड़ी चला रहे हैं, जबकि 50% से अधिक लोग बिना सीट बेल्ट लगाए हुए 4 पहिया और फिर बड़े वाहनों को चलाते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सीतामढ़ी के एक थाने में लड़की के अपहरण करने का मामला दर्ज हुआ है। यह मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। यह अभी पुलिस की जांच चल रही थी कि तभी अपहृत लड़की और फिर उसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और दोनों को लेकर के कोर्ट पहुंच गई है। जब कोर्ट में दोनों ने अपहरण के मामले को खारिज करते हुए खुद एक दूसरे के लिए जीने मरने की कसम खाने लगे। जब पुलिस ने जाँच पड़ताल के दौरान दोनों को बालिग पाया और फिर कोर्ट के आदेश पर उनके बताए गए स्थानों पर दोनों को पहुँचा दिया गया। यह पुलिस का कहना है कि महसोल ओपी क्षेत्र के महसोल गोट निवासी समी अहमद ने महसोल ओपी में अपनी बहन के अपहरण और फिर रंगदारी मांगने का मामला दर्ज कराया था। जब उसने आवेदन में लिखा था कि उसकी बहन सामिया परवीन घर से किराना दुकान पर सामान खरीदने के लिए लखनदेही पुल की तरफ गई थी। वहीं स्पिरिट डिजायर कार आए और 4 से 5 व्यक्ति ने उसका अपहरण कर लिया। उन्होंने आशंका जाहिर करते हुए कहा कि आरोपी ने मुझसे रंगदारी मांगने के उद्देश्य से या फिर उसे अनैतिक कार्य करवाने के लिए बेच देने के उद्देश्य से अपहरण कर लिया है। इस मामले में परिवार वालों ने सुरसंड थाना में क्षेत्र के हरली दुलारपुर गांव निवासी शिवचंद्र मिश्रा और उनके पुत्र विकास कुमार मिश्रा समेत 5-6 अन्य अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया। वहीं पर पुलिस का कहना है कि मामला प्रेम प्रसंग का है। सामिया परवीन और विकास कुमार मिश्रा लंबे समय से एक दूसरे से प्यार करते थे। जब पुलिस ने बताया है कि विकास देर रात लड़की के घर महसोल गोट पहुँच करके उसे अपने साथ ले जा रहा था। जब तभी गुप्त सूचना पर महसोल ओपी की पुलिस ने बस स्टैंड से दोनों को हिरासत में ले लिया। दोनों ने पुलिस के सामने एक दूसरे पर मर मिटने की बात कही और साक्ष्य भी प्रस्तुत किए, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को मुक्त कर दिया और फिर दोनों को उसके स्थान पर पुलिस सुरक्षा में छोड़ दिया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित की गई एसटीईटी परीक्षा का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, लेकिन परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की चिंताएं बढ़ गई है। जो अभ्यर्थियों की चिंताएं अपने रिजल्ट को लेकर के नहीं बल्कि ऐसे फ़ोन कॉल की वजह से बढ़ गई है जिसमें ठग फ़ोन करके अभ्यर्थियों को पास कराने का दावा कर रहे हैं। इसके एवज में काफ़ी पैसे की डिमांड कर रहे हैं। जहाँ बीएसईबी कर्मी बनकर के फ़ोन कॉल से ठगी की जा रही है। आश्चर्य की बात यह है कि ठग अपने फ़ोन कॉल के दौरान खुद को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का कर्मचारी बता रहे हैं। किस दिन परीक्षा थी और फिर किस केंद्र पर परीक्षा देने गए थे, तमाम जानकारियाँ सबसे पहले बता रहे हैं, ताकि दूसरी ओर
फोन पर खड़े शख्स को ये यकीन हो जाए कि कॉल बीएसईबी से ही आ रही है। ठगों द्वारा अभ्यर्थियों को कहा जा रहा है कि आप 5 या फिर 6 नंबर से 10 नंबर से एसटीटी परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ये ठग अपने फ़ोन कॉल के दौरान अभ्यर्थियों को ये कह रहे हैं कि यदि आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो फिर आपको एक खाते में पैसा जमा करना होगा। या अलग अलग अभ्यर्थियों से अलग अलग प्रकार पैसे की डिमांड की जा रही है। या किसी को ठग बता रहे हैं कि आप 3 नंबर से फेल हो रहे, तो किसी को बता रहे हैं कि आप 7 नंबर से क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, या इसके बदले 5,000 से लेकर के 50,000 रुपये तक की डिमांड कर रहे हैं। पैसा जमा करने के लिए 2 घंटे से 5 घंटे का समय भी दे रहे हैं। या ऐसे में अब अभ्यर्थी परेशान है। अभ्यर्थियों को ये जालसाज बैंक अकाउंट नंबर भी भेज रहे हैं और फिर जल्द से जल्द पैसा जमा करने का दबाव बना रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि 10,000 एएनएम की बहाली की प्रक्रिया बीच में ही बदल गई है। जब बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने नियमों में बदल करके रख दिए हैं। जब पहले सिर्फ काउंसलिंग के आधार पर नियुक्ति होनी थी, लेकिन अब कंप्यूटर आधारित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया है। और इससे संबंधित सूचना बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने अपने वेबसाइट पर जारी कर दी है। इस परीक्षा में न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने वाले अभ्यर्थियों को ही काउंसलिंग में बैठने का मौका दिया जाएगा। इसके अलावा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 40%, पिछड़ा वर्गों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्गों को 34% और SC ST एवं दिव्यांगों के लिए 32% अंक लाना अनिवार्य है। आपको बता दें कि इस परीक्षा के लिए 49,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। इनमें से अभ्यर्थियों की मेधा सूची भी जारी कर दी गई है। और काउंसलिंग की तिथि की घोषणा का इंतजार अभ्यर्थी कर रहे थे। इसके लिए वे आंदोलन भी कर रहे थे, पर अब सरकार के आदेश के बाद बिहार तकनीकी सेवा आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। अब नए अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। इसके लिए 22 सितंबर से 6 अक्टूबर तक आवेदन किया जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में टीचर बनने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने हाल ही में आयोजित हुए सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि STET के रिजल्ट को लेकर के बड़ा अपडेट दिया है। बिहार बोर्ड का कहना है कि इस परीक्षा का रिजल्ट इस माह के अंतिम सप्ताह में जारी किया जा सकता है। हालांकि इसको लेकर के कोई भी आधिकारिक नोटिस जारी नहीं किया गया है। दरअसल BSEB द्वारा 4 सितंबर से 15 सितंबर के बीच आयोजित की गई परीक्षा के लिए बिहार STET 2023 की आंसर की जारी कर दी गई थी। रिजल्ट जारी होने के उम्मीदवार बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट BSEBSTET.com पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इससे पहले बिहार सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि STET आंसर की को लेकर के 16 सितंबर शाम 4 बजे तक आपत्तियां दर्ज कराने की अनुमति दी गई थी। आपको बता दें कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 2023 की परीक्षा 2 पाली में आयोजित की गई थी। जब पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और फिर दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित की गई थी। दोस्तों बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 25 करोड़ बच्चे आज भी स्कूली शिक्षा से वंचित हैं। जहां दक्षिण एशिया में 3 करोड़ 50 लाख से अधिक बच्चे उम्र के अनुरूप पूर्व प्राथमिक शिक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट्स के अनुसार भी जिन देशों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा से वंचित बच्चों की संख्या बढ़ी है, वे गहरी असमानता से पीड़ित होने के कगार पर हैं। कम आय वाले देशों में 5 में से केवल 1 बच्चा पूर्व प्राथमिक शिक्षा में नामांकित है। इस बारे में संयुक्त राष्ट्र के शैक्षणिक, वैज्ञानिक और फिर सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने अपनी नई रिपोर्ट में जानकारी दी है कि 2021 से अब तक स्कूली शिक्षा से वंचित बच्चों की संख्या कम होने की जगह बढ़ रही है और यह आंकड़ा पिछले 2 सालों में 60 लाख की बढ़ोतरी के साथ 25 करोड़ पर पहुंच गया है। जहां रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व स्तर पर घरेलू संपत्ति, माताओं की शिक्षा का स्तर और फिर भौगोलिक स्थिति पूर्व प्राथमिक शिक्षा में बच्चों की उपस्थिति के लिए प्रमुख निर्धारकों में से एक है। हालांकि गरीबी एकमात्र सबसे बड़ा निर्धारक कारक है। 64 देशों में सबसे गरीब बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रमों में भाग लेने की संभावना अमीर परिवारों की बच्चों की तुलना में 7 गुना कम है, जब कुछ देशों के लिए अमीर गरीब का विभाजन और भी अधिक दुखदायी है। दोस्तों कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को आनंद विहार ISBT का दौरा किया, जो कुलियों से बातचीत की और फिर उनकी वर्दी पहन करके सामान उठाया। इसको लेकर के राहुल गांधी की काफ़ी चर्चा हो रही है। वहीं पटना स्टेशन पर एक कुली ऐसा भी है जिसके साथ 2-2 हथियार लिए पुलिसकर्मी बॉडीगार्ड हमेशा रहते हैं। जब पटना स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर आप सामान को ढोने के लिए कुली खोजेंगे और फिर आपको अगर
धर्मा नाम का कुली मिल गया तो फिर आपका सामान पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा। धर्मा कुली अपने माथे पर आपका सामान लेकर के चलेगा तो फिर उसके आगे पीछे हथियार से लैस 2-2 पुलिसकर्मी बॉडीगार्ड रहेंगे। धर्मा कुली प्रतिदिन 500 रुपए के करीब कमाता है और 2-2 बॉडीगार्ड को मेंटेनेंस कैसे करता है ये जानना जरूरी है। 27 अक्टूबर 2013 में पटना के गांधी मैदान में तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के सभा में विस्फोट हुआ था, लेकिन गांधी मैदान में ये विस्फोट होने के कुछ देर पहले 27 अक्टूबर की सुबह करीब 9:30 बजे से पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर ये फटा था, ये विस्फोट हुआ था। इस विस्फोट में एक व्यक्ति की जान चली गई थी। मौके पर मौजूद कुली धर्मा ने एक भागते हुए दहशतगर्द को दबोच लिया था। जहां कमर में शक्तिशाली बम बांधे पकड़े गए उस आत्मघाती दहशतगर्द से पूछताछ चल रही थी कि गांधी मैदान में कैसे विस्फोट हो गए। इस घटना में धर्मा कुली एनआईए की ओर से चश्मदीद गवाह बना था और फिर 9 दहशतगर्द को गिरफ्तार किए थे। यह घटना के बाद से धर्मा को बराबर दहशतगर्दियों से धमकी मिली है। इसके बाद 2016 में रेलवे की ओर से जीआरपी के एक जवान को बॉडीगार्ड के रूप में दिया गया। इसी साल राज्य सरकार ने भी धर्मा को एक और बिहार पुलिस को बॉडीगार्ड के रूप में दे दिया गया है। जहाँ धर्मा के पास 2-2 बॉडीगार्ड है, लेकिन धर्मा का कहना है कि हमें सुरक्षा कर्मी तो मिले हुए हैं। जहाँ हम सामान लेकर के चलते हैं तो फिर ये लोग आगे पीछे चलते हैं, लेकिन मुख्य समस्या है कि मुझे रहने की व्यवस्था नहीं है। डीआरएम को भी लिख करके दिए गए हैं कि रहने की व्यवस्था नहीं रहने के कारण ये लोग रात में घर चले जाते हैं, दिन में हम कुली विश्राम गढ़े में रहते हैं, तो फिर ये लोग मेरे साथ रहते हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।